पब्लिक डोमेन में। एक शख्स है नारा लोकेश, और नारा लोकेश हैं चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र, जो चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में मंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश में बड़ी तेजी से यह चर्चा है कि बहुत जल्द नारा लोकेश को चंद्रबाबू नायडू राजनीति में पूरी तरह से स्टैब्लिश कर देंगे और अपने वारिस के रूप में अपने खड़ाओं का ट्रांसफर करेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये सब प्रस्ताव देखिए उपराष्ट्रपति भवन से आ रहा है। बड़ा दिलचस्प है वाकया। उपराष्ट्रपति भवन में नारा लोकेश की मुलाकात होती है धनखड़ से सीधे, और धनखड़ जी से मुलाकात में चर्चाएं अब आम हो रही हैं कि माननीय धनखड़ साहब ने नारा लोकेश के साथ चर्चा की और कहा कि आपका अब दौर आ रहा है और आपके पिता के एलिवेशन का भी दौर आ रहा है। बड़ी उनकी प्रतीक्षित ये इच्छा है, चिर प्रतीक्षित इच्छा है कि एक दिन केंद्र में उनके पास कोई कमान आए। ये तो मौका बड़ा अच्छा है। बीजेपी कमजोर है, 240 पर है, आपके बिना हो नहीं सकता है। तो कुछ ऐसा कुछ निकालिए तंत्र जिसमें कि आपके पिताजी को एलिवेट किया जा सके और आपका भी ख्वाब पूरा हो। आपका ख्वाब तो खैर पूरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, कभी भी आपके पिताजी आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आपके पिता का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और दक्षिण से नरसिम्हा राव के बाद यह ख्वाब ठीक से बन नहीं पाया, हड्डन-हल्ली देवेगौड़ा के बाद। तो एचडी देवेगौड़ा के बाद दक्षिण से एक प्रधानमंत्री अगर आए तो कितना अच्छा रहे। ये सारी गुफ्तगू हुई उपराष्ट्रपति भवन में, ऐसी बड़ी चर्चा है। मुझे धनखड़ साहब ने फोन नहीं किया कि मैंने ये बात कही थी, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। लेकिन नारा लोकेश से जो मुलाकात हुई, बड़ी आत्मीय मुलाकात हुई, बड़ी आत्मीय बात हुई। अब मैं हैरान हूं, उपराष्ट्रपति से नारा लोकेश का कौन सा वास्ता पड़ गया? क्यों नारा लोकेश और उपराष्ट्रपति, क्या मतलब इसका इसका है? उपराष्ट्रपति से क्यों मिलेंगे नारा लोकेश? जरूरत क्या है? किस प्रोजेक्ट में नारा लोकेश को मदद करने वाले थे उपराष्ट्रपति? अरे भाई, आपको मिलना है प्रधानमंत्री से आके मिलिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलिए, राष्ट्रपति से मिल लीजिए। उपराष्ट्रपति कहां है भाई? उपराष्ट्रपति का क्या मोल क्या है? बस राज्यसभा की कार्रवाई चलाइए और वो एक डेकोरेटेड पोस्ट है। इसको समझने में माननीय धनखड़ साहब से भूल हो गई, वो ये समझ नहीं पाए। वो उपराष्ट्रपति के पद को ऐसा समझ लिए कि वो ऑल पावरफुल आफ्टर प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ अधिकार हैं उनके पास, लेकिन वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और कैबिनेट की शक्ति को पूरी तरह से इग्नोर कर बैठे। अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वज्ञ तो धनखड़ साहब ही हैं, इतने बड़े लॉयर हैं, फिर भी वो अपनी स्थिति को ठीक से इवैल्यूएट नहीं कर पाए। इस बात को भी नहीं समझ पाए कि कैबिनेट का क्या महत्व है, और प्रमुख अमंग कैबिनेट जो है, वो प्राइम इन द कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री है। उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस बात को समझ नहीं पाए धनखड़ साहब। तो ऑल पावरफुल के भ्रमजाल में वो फंस गए और उसके बाद ये सब तिकड़म शुरू कर दिए। कोई भी व्यक्ति बताइए, उपराष्ट्रपति से, चंद्रबाबू नायडू भी उपराष्ट्रपति थे, कौन मिलने जा रहा है, कब जा रहा है? चलिए, चंद्रबाबू नायडू तो साउथ के थे, धनखड़ साहब का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता है। ये समाजवादियों का जो पुराना रिश्ता है, ये वही रिश्ता है, नॉन भाजपा नॉन कांग्रेस अलायंस का। उसमें माननीय चंद्रबाबू नायडू भी रहे हैं, उसमें माननीय हमारे नीतीश कुमार जी भी आते हैं, उसमें माननीय हमारे अखिलेश जी भी आ जाते हैं, उसमें माननीय स्टालिन जी भी आ जाते हैं। आजकल एक नए खिलाड़ी आए हैं तेलंगाना में, बीआरएस, बड़ा अद्भुत चल रहा है, उसके ऊपर मैं अलग से बताऊंगा। उन्होंने अपनी बेटी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और अपने भतीजे वगैरह के ऊपर ज्यादा विश्वास है उनको। अब बेटी नाराज है, अपनी बेटी के कविता, अब इन्हीं के चक्कर में वो जेल भी गई, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गई, जेल रह करके आई, कई दिनों कई महीनों तक उनको बेल नहीं मिला। लेकिन
अपने पिता के खिलाफ वो बिगल फूंक चुकी हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ भी जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। अब ये राजनीति में ये कहना ठीक नहीं है कि जिसके ऊपर संगीन आरोप हैं, वो किसी पार्टी में जा नहीं सकते हैं, वो ठीक भी हो सकता है। अब उस पे मत जाइए, वो हमारा विषय नहीं है अभी। विषय है कि ये जो सारे लोग हैं, जो नॉन भाजपा, नॉन कांग्रेस अलायंस वाले लोग हैं, ये सभी इकट्ठा होकर के किसी एक बड़े अलायंस को साथ में रखते हैं और ये तब से चला आ रहा है। ये चौधरी देवीलाल के जमाने से चला आ रहा है, बल्कि देवीलाल नहीं, 77 से चला आ रहा है, 74-75 से चला आ रहा है। जब पहली बार आप देखिए, जब मुरारजी देसाई के शासनकाल में, ये उसी वक्त से चलता आ रहा है, मुरारजी देसाई के जमाने से। तो एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप की बड़ी ये इच्छा रहती है। अब उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माननीय धनखड़ साहब, और फिर उनका जो एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस वो किसी एक बड़े दल से कर लेते हैं। अभी वो बीजेपी के साथ थे और कल वो प्लानिंग कर रहे थे कि मोदी को सबक सिखाने के लिए वो कांग्रेस को साथ में ले सकते हैं और फिर बीजेपी के कुछ लोगों से मदद लिया जा सकता है। तो ये तिक्रम कर रहे थे कि कुछ आंकड़ा इस तरह से जोड़ने की कोशिश हो जहां एकनाथ शिंदे को भी समझाया जाए और इधर आप भी समझ लें, फिर उनका कर लें। ये संदेश पहुंचा, लेकिन संदेश पहुंचने से पहले ही लीक हो गई बात और उसके बाद तो प्रतिफल आपके सामने है। अब उस पर यह टिप्पणी हो रही है कि वो हड़बड़ाहट में थे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने की वजह से उन्होंने ये गलती कर दी। अब उस गलती को ठीक करने के लिए ऑपरेशन 9 सितंबर चला रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि जो बीजेपी में जो नाराज एमपी हैं, उनको साथ में लिया जाए और एनडीए के उम्मीदवार को किसी भी सूरत में हराया जाए। इसके लिए एकनाथ शिंदे से संपर्क करो और धीरे 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 जो बीजेपी में जो थोड़े असंतुष्ट खेमा है, उसमें आग लगाओ। और उसमें सबसे पहले चला दो नाम नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी